स्टूडेंट्स आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस इंटेलिजेंस चीफ के बारे में। यूएस के प्रेसिडेंट ने न्यू पर्सन का जो नेम है वो नॉमिनेट किया है एज ए इंटेलिजेंस चीफ के रूप से। अर्लियर फेज में वहाँ पे इंटेलिजेंस विंग के जो हेड हुआ करते थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था। तो यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऐसे पर्सन के नेम को नॉमिनेट किया गया जिनको कि इंटेलिजेंस विंग का किसी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं था। प्रेसिडेंट का जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेजेंट यूएस के जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के लोगों के द्वारा उस डिसीजन को अपोज किया गया। तो एक नए पर्सन का नेम यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। यूएस के वहाँ पे आप देखिए कि जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करने का जो वर्क है वो सीआईए नाम के ऑर्गेनाइजेशन के पास में है। हमारे कंट्री के वहाँ पे अर्लियर फेज में इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है उसको भी गेन करना, और जो इंटरनल कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं उनकी रिगार्डिंग में भी इंफॉर्मेशन है उसको गेन करना। बट 1962 के समय चाइना के द्वारा हमारी कंट्री पे अटैक है वो किया गया। 1965 के समय जो पाकिस्तान है उनके साथ में हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय एक ज़रूरत है वो फील होती है कि कैसा विंग यहाँ पे होना चाहिए जो कि एक्सटर्नल इंटेल है उसको डील कर सके। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से 1968 के समय में RN काऊ नाम के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनके द्वारा इंडिया का जो रिसर्च एंड विंग जो है उसको सेटअप किया गया था। तो पर्सन का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए, RN काऊ का। RN काऊ के द्वारा जो रो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था जिसको कि हम RNW के नाम से जाना करते हैं। और प्रेजेंट समय में RNW के अलावा आप देखिए कि NTRO नाम का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एग्जिस्ट करता है जो कि 2611 के बाद में सेटअप किया गया था। NIA नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी 2611 के बाद में सेटअप है वो हुआ था। तो कुछ ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में उनका डीलिंग प्रोसेस है वो हुआ करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो थाईलैंड के बारे में है। थाईलैंड के वहाँ पे आप देखिए कि चाइना के अंदर में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी रहा करती है, युगुर मुस्लिम के नाम से उनको हम जाना करते हैं। कम्युनिटी का नाम है वो क्या है, युगुर मुस्लिम इनको बोला करते हैं। उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक पर्सन है जिनको कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। 2015 के समय में थाईलैंड के वहाँ पे बॉम्बिंग हुआ था, और उसी बॉम्बिंग के अंदर में इन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है वो बताया गया है केस के अंदर में। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए? एक तो आपको इस कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम रोहिंग्याज के बारे में रीड करते हैं तो रोहिंग्याज आप देखिए कि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ पे रहा करते हैं। चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पे युगुर मुस्लिम्स हैं, उनका प्रेजेंस है वहाँ पे। और यूपीएससी ने एक बार 2016 के समय में या 2018 के समय क्वेश्चन भी पूछा था मैच द कॉलम के रूप से। कुछ कम्युनिटीज़ को मेंशन कर दिया गया किस कंट्री के अंदर में ये कम्युनिटी है वो पाई जाती हैं इस तरीके से। स्टूडेंट्स यहाँ पे थाईलैंड के बारे में मेंशन है, तो आपको जब भी हम थाईलैंड के बारे में रीड करते हैं तो आपको आपको वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट जो साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू जो ट्रेड को पास किया करता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के थ्रू जो ट्रेड है वो जाया करता है मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स एक जो थाईलैंड के द्वारा एक कैनाल है उसको प्रपोज किया गया था कि उनका जो इस्तुमस का एरिया है, अगर आप थाईलैंड का मैप है उसको प्रैक्टिस करोगे अपने एटलास के ऊपर में, तो थाईलैंड का आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में एक्सटेंशन आपको मिलेगा कि सदर्न पार्ट के वहाँ पे उनका एक्सटेंशन है, और इसके साइड के अंदर में म्यांमार का भी कुछ एरिया है जो एक्सटेंडेड है इसके नॉर्दर्न पार्ट तक। तो आप देखिए कि जो सदर्न एक्सटेंशन है इसको इस्तुमस ऑफ करा के नाम से जाना करते हैं। इसको किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? इस्तुमस ऑफ करा। और यहाँ पे ही करा कैनाल है उसको प्रपोज किया गया है, करा कैनाल को प्रपोज किया गया है। करा कैनाल का अल्टीमेट जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो कौन सा रहेगा कि जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसको कनेक्ट करना अंडमान सी के साथ में, और बाईपास करना यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जो ट्रेड पास होता है उसको बाईपास कर लिया जाए इस इस्तुमस ऑफ करा को यहाँ पे डिवाइड करते हुए, जो कैनाल है उसको क्रिएट करते हुए। जैसे हम आप देखिए कि पनामा कैनाल के बारे में रीड करते हैं जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसी तरीके से कैनाल के डेवलपमेंट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सोलोमन आइलैंड के बारे में। सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है? सोलोमन आइलैंड है वो आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एरिया, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट सोलोमन आइलैंड का एक डील हुआ है, सिक्योरिटी डील हुआ है चाइना के साथ में,
और डील का जो डिटेल है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में नहीं रखे जाएंगे। ये वहाँ के जो मिलिट्री, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि ये डील मिलिट्री की रिगार्डिंग में है या सिक्योरिटी की रिगार्डिंग में है। अर्लियर फेज में जब 2022 के समय में आप देखिए कि चाइना का और सोलोमन आइलैंड गवर्नमेंट का एक डील हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया था, यूएस के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया था कि चाइना का जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो सकता है उस एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट सपोज करना ये ऑस्ट्रेलिया है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो कंट्री है वो कौन सा है, यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है जिसको कि हम पपुआ न्यू गिनिया के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट? पपुआ न्यू गिनिया के नाम से। और इसी एरिया के अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं वो मिलेंगे। अराफुरा सी है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि सोलोमन आइलैंड है वो सिचुएटेड है। सोलोमन आइलैंड के पास में यहाँ पे जो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है, यहाँ पे फिजी नाम का जो आइलैंड है वो आपको मिलेगा। तो काफ़ी सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। इस पार्ट के अंदर में न्यूजीलैंड नाम का जो नेशन है वो सिचुएटेड है। तो सोलोमन आइलैंड के बारे में मेंशन था। सिक्योरिटी डील उनका किनसे हुआ है? चाइना के साथ में हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कोलंबिया के बारे में। तो फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री बना है जिनके द्वारा फीमेल जेनिटल जो म्यूटिलेशन का जो प्रोसेस है उसको बैन किया गया है कोलंबिया के वहाँ पे। तो फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री जिन्होंने इस तरीके से प्रोग्रेसिव जो वर्क है उसको कैरी आउट किया है। क्या हमारी कंट्री के अंदर में भी जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करता है क्या? तो स्टूडेंट दाऊदी बोहरा नाम का एक कम्युनिटी है। कौन सा कम्युनिटी है स्टूडेंट्स? दाऊदी बोहरा। दाऊदी बोहरा नाम का जो कम्युनिटी है आप देखिए कि वहाँ पे उनके अंदर में ये जो बेसिकली हुआ करता है। ओवर द ईयर्स हमारे एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी बताता है कि ओवर द ईयर्स जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस है जो कि फीमेल के रिगार्डिंग में रिग्रेसिव हैं, फीमेल का आप देखिए कि जो डेवलपमेंट की रिगार्ड कोई भी एविल प्रैक्टिस है अगेंस्ट द फीमेल, तो उस एविल प्रैक्टिस को यहाँ पे रोकना है और हमें साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी का भी एक पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान को कहा गया है कि उनके कंट्री के अंदर में वो इजराइल के जो नेशनलिस्ट हैं, इजराइल के जो पर्सनस हैं, उनके कंट्री के अगेंस्ट वाले जो लोग हैं उनको टारगेट करते हुए किलिंग है वो ना किया जाए। तो ईरान को यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने लिखा है कि आपका जो इंटेलिजेंस का जो टीम है जो आपके द्वारा इस तरीके से आपके अगेंस्ट में जो पर्सन है उनका किलिंग किया जाता है अलग अलग नेशंस के अंदर में, तो उसको ना किया जाए, उसको स्टॉप करने का ज़रूरत है। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आपको नहीं पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में है। यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिजाइन किया है। रेजिग्नेशन के बिहाइंड में जो रीज़न दिया गया कि उनको लो फंडिंग है, कि डिफेंस सेक्टर को काफ़ी कम फंडिंग है वो दिया गया है। 2030 तक ओनली 3% ऑफ जीडीपी का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा डिफेंस सेक्टर के अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि जो नाटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक ओथ भी लिया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कि 5% ऑफ जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर करेंगे आने वाले समय के अंदर में। तो लो फंडिंग की वजह से उनका रेजिग्नेशन हुआ है। पहले आप देखिए कि यूके में इस तरीके का डेवलपमेंट है कि काफ़ी सारे रेजिग्नेशंस हो चुके हैं। पहले एक हेल्थ का जो सेक्रेटरी होते थे उन्होंने भी अपना रिजाइन है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें यूक्रेन के बारे में है। यूक्रेन के वहाँ पे आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में एक पावर प्लांट है। इसको जो प्रोनाउंसिएट करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट है, तो आप इसको एक बार देखना कि इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से है। तो आप देखिए कि ये जो पावर प्लांट है उस पावर प्लांट के ऊपर में स्ट्राइक हुआ है। एक्सटर्नल पावर के ऊपर में ये डिपेंड करता है वहाँ पे कूलिंग के लिए। तो वहाँ पे जो स्ट्राइक होने की वजह से जो पावर का कट है इस प्लांट के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये मेंशन किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1957 के समय ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर वियना के वहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया के वहाँ पे। 2005 के समय इसके जो चीफ हुआ करते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन बोथ को आप देखिए कि नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था। नोबल का पीस प्राइज 2005 के समय दिया गया। इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रीज़ के वहाँ पे इंस्पेक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइट्स को ये चेक कर सकते हैं कि कोई आर्म्स रेस तो नहीं हुआ है, कोई न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस के विजिट के लिए जाएंगे और फ्रांस के वहाँ पे G7 का मीटिंग होगा। फ्रांस के मीटिंग के अलावा आप देखिए कि स्लोवाकिया के वहाँ पे भी विजिट है वो रहेगा। तो G7 का मीटिंग के अंदर में जब जाएंगे एज ए गेस्ट मेंबर के रूप से, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो फ्रांस है उनके द्वारा एक प्रपोज किया जा सकता है, एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव का प्रपोज हो सकता है। अब उस इनिशिएटिव के बारे में है कि मैरी टाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव या मैरी टाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करेगा।
एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में कोऑपरेट करें किसी भी इस तरीके से जो जो यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर का एरिया है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हो तो उसके अगेंस्ट में वॉइस को रेज करने के लिए। तो फ्रांस यहाँ पे एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसको इनिशिएट कर सकता है। इंडिया को भी इन्वाइट किया गया है उसके पार्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोवाकिया के विजिट के बारे में भी मेंशन है। वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो उस कंट्री के साथ में भी हमारा एंगेजमेंट है वो इंक्रीज होगा। फिर हमारा जो फैमिली प्लानिंग का जो सेक्टर है उसके बारे में मेंशन है कि फैमिली प्लानिंग के अंदर में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करना, कि आप देखिए कि वुमेन्स के ऊपर में ही इसका जो आपको प्रेशर है, वुमेन्स का ही जो डिसीजन है वो आपको मिलेगा कि वुमेन्स के द्वारा ही फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको यूज किया जाता है। मेल्स के द्वारा यूज का कम आपको जो नंबर्स हैं वो मिला करते हैं। उसके बिहाइंड के कुछ रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं। नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है 6 नंबर का, उसके रिपोर्ट के अंदर में कि अंडर एज के अंदर में आप देखिए कि शादियाँ होना स्टिल हमारा अंडर 18 का जो एज है उसमें काफ़ी सारी जो जो गर्ल्स हैं उनका जो शादी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मेल्स के अंदर में ये जो नंबर है वो काफ़ी कम है, मेल्स के अंदर में काफ़ी नंबर है वो कम है। हमारी गवर्नमेंट ने 1952 के समय से ही फैमिली प्लानिंग है उसको प्रमोट किया था। कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनको यहाँ पे यूज करने के लिए, फैमिली प्लानिंग को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो रही हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में और वुमेन्स को ही कैसे इस डिसीजन में लार्जर वे में पार्टिसिपेट करना होता है, उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो किया जाए। तो लार्जर वे के अंदर में इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग होगा 22% का होगा, 25 है, 27 है और 30% है। इनको बेसिकली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना होता था, सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी है वो यहाँ पे नहीं करना होगा इस काइंड ऑफ फ्यूल को जिसमें जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग हुआ है। तो गवर्नमेंट का पुश है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो फ्यूल है उसको यहाँ पे सेल किया जाए जिससे कि एक्सटर्नल जो क्रूड ऑयल है जिसके ऊपर हम डिपेंड है वो ना रहें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के बारे में है। 2022 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस के.जी. बालकृष्णन का जो लीडरशिप है उसके अंदर में कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कैसे जो पर्सन हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्होंने आप देखिए कि कन्वर्ट किया है अदर रिलीजन के अंदर में। प्रेजेंट समय में हिंदुइज्म है, प्रेजेंट समय में हिंदुइज्म के अलावा आप देखिए कि बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म के अलावा स्टूडेंट सिखिज्म है। ऐसे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है जिनके अंदर में शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो एग्जिस्ट करता है। और किसी अदर रिलीजन में अगर उन्होंने कन्वर्ट किया है तो क्या उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है जो उसका जो बेनिफिशियल है जो यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस कमीशन के द्वारा अपना जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया गया है उस पैनल के द्वारा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नीति आयोग का जो मीटिंग हुआ तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको कहा गया कि स्टेट स्पेसिफिक जो जीडीपी का एस्टिमेशन है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। अल्निनो का जो इम्पैक्ट रहेगा तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर है वो रहना चाहिए। तो काफ़ी सारा यहाँ पे सेंटर स्टेट का डिस्कशन हुआ है नीति आयोग के इस मीटिंग के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में है कि चाइल्ड का असेसमेंट है वो होना चाहिए मिनिमम इंट्रूजन के साथ में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनका यहाँ पे मानना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएस के अटैक के बारे में है कि गल्फ ऑफ ओमान के वहाँ पे यूएस के द्वारा आप देखिए कि जो थर्ड शिप है जिसके अंदर में इंडियन जो सी फेयर्स हैं, इंडियन जो पर्सनस हैं उनका प्रेजेंस था तो उसके ऊपर में अटैक है वो किया गया है। कुछ ऐसे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे डेथ हुआ है इस अटैक के अंदर में। फिर आप देखिए कि वो जो एथिकल हैकर हैं जिन्होंने सीबीएसई का जो वल्नरेबिलिटी है उसको बताया था, अब उनको आईआईटी कानपुर के द्वारा ऑफर किया गया है कि उनके साथ में वो वर्क को कैरी आउट करें। तो आईआईटी कानपुर ने जो पर्सन है जिन्होंने सीबीएसई का जो ये वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सपोज किया था तो उनको यहाँ पे हायर है वो किया गया। फ्रांस के लिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट के लिए जाएंगे तो डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन आप देखिए कि वन ऑफ द एजेंडा रहेगा। डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में उनका यहाँ पे ये भी मेंशन है कि डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है जो मेक इन इंडिया है उसको भी यहाँ पे इंश्योर है वो किया जाए, मेक इन इंडिया को इंश्योर किया जाए। आप देखिए कि जो राफेल फाइटर जेट है, जो राफेल का जो फाइटर जेट है, राफेल फाइटर जेट, तो वो यहाँ पे इंडिया को मिल सके या इंडिया को सेल किया जा सके, ये बेसिकली यहाँ पे एक डिस्कशन का पॉइंट है वो रहेगा। जो हमारा इंडियन एयरलाइंस का 171 नाम का जो फ्लाइट है जो लास्ट ईयर क्रैश हुआ था, आप देखिए कि 1 ईयर हो चुका है, अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम का एक सेपरेट विंग है जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया करता है एविएशन सेक्टर के अंदर में जो भी इंसिडेंट्स हुआ करते हैं उनको। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे फैमिलीज़ को सपोर्ट के बारे में।
कुछ सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आप देखिए कि जो मोर नंबर ऑफ चाइल्ड है वो अगर बर्थ होता है तो उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा कुछ कुछ यहाँ पे नया प्रोग्राम है वो चलाया गया है। तो बेसिकली मेंशन ये है क्या इस तरीके से इंसेंटिवाइज करते हुए आप नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर ज़्यादा बोर्न होते हैं तो उनको अगर आप इंसेंटिवाइज करोगे तो क्या यहाँ पे बिगर फैमिलीज हैं वो इंक्रीज होंगे, पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा। कुछ जगह आप देखिए कि जो लोअर सेक्शन है, जो पर्सन है जिनका इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा नहीं है, तो लोअर इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर में पर्सनस के द्वारा ये एक्टिविटी ज़रूर से कैरी आउट किया जाता है। बट ओवरऑल हमारे कंट्री का जो यहाँ पे जो रेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओवरऑल कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो फर्टिलिटी रेट है, जो TFR है, उसमें डिक्लाइन हुआ है। एवरेज जो चिल्ड्रंस का जो होना चाहिए नंबर्स वो 1.9 है, जो कि बिलो द रिप्लेसमेंट रेट के है। सदर्न इंडिया के स्टेट्स ने ये जो इंसेंटिवाइज किया है उनका ओवर द आप देखिए इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, बट आने वाले समय में कुछ यहाँ पे लिटिल बिट चेंजेज हो सकते हैं। कुछ कंट्रीज ने भी ऐसा इनिशिएटिव चलाया था चिल्ड्रंस का जो बर्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए, बट पैसे के थ्रू इंसेंटिवाइज करना इस तरीके से जो चेंज है वो नहीं कैरी आउट कर सकता है, जो लार्जर जो रिजल्ट है उसको नहीं चेंज कर सकता है। तो ये बर्थ को सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करने का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में है। फिर यहाँ पे डिलिमिटेशन को भी मेंशन किया गया कि कैसे सदर्न इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन कम है तो अपना जो पॉलिटिकल स्पेयर में रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया जाए, इस वजह से भी उनके द्वारा ऐसे जो 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 प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में भी डिस्कशन है, बट ओवरऑल आप देखिए कि जो जो ऐसे जो पॉलिसी है उसमें चेंजेज होना इम्पॉसिबल टास्क है। काफ़ी सारी कंट्रीज में भी ऐसे किया गया है, बट जो इस तरीके से कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिले हैं। वर्कर्स का सेफ्टी के बारे में है, कैसे वल्नरेबिलिटी है जो एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री के अंदर में। कंप्लीटली लॉज का इम्प्लीमेंटेशन है, जो कोड है वेज के ऊपर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर में, सोशल सिक्योरिटी का और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का जो कोड है, जो 4 कोड यहाँ पे लाए गए थे, उन कोड्स का एग्जिस्टेंस होना, इम्प्लीमेंटेशन होना, बट स्टिल इंडियन जो वर्कर्स हैं वो वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। क्यों हैं वल्नरेबल सिचुएशन में? फैक्ट्रीज़ के अंदर में जो प्रॉपर लॉज हैं उनको ना फॉलो करना, फैक्ट्रीज़ के अंदर में प्रॉपर लॉ को ना फॉलो करना, जो यहाँ पे जो आप देखिए कि जो मशीन्स का जो रिक्वायरमेंट है, आउटडेटेड मशीन्स को यूज करना, आउटडेटेड मशीन है जो कि उसमें ब्लास्ट हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकती है। थर्ड, प्रॉपर यहाँ पे जो सेफ्टी गियर्स हैं उनका प्रेजेंस ना होना। तो स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कि इंडियन वर्कर्स स्टिल आपको वल्नरेबल सिचुएशन में मिलेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में कि 22,000 का अगर कोई रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पे आपको मोर देन 40 लाख 50 लाख के आसपास जो लोग हैं वो उसके लिए अप्लाई किया करते हैं। ये क्या शो करता है? शो यही करता है कि हमारी कंट्री के अंदर में जिस तरीके से यूथ का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी क्रिएट होना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी कंट्री को ये जो बेनिफिट मिला है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। तो ऐसे भी कंसर्न यहाँ पे बताए गए हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो यूथ एज ज़्यादा है जिसको हम हाईली कब यूटिलाइज कर सकेंगे, जब जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, यूथ का मैक्सिमम यूज हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर में होगा। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बना है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर का भी कंसर्न को रेज करता है। FIR फाइल किया गया था। न्यूज़ क्लिक नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको कि क्वेश किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये क्या शो करता है कि हमारा जो यहाँ पे जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा अपना पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यहाँ पे जो न्यूज़ एजेंसी हो या कोई पर्सन हो, उनके अगेंस्ट में इस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर है वो नहीं होना चाहिए। US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बैक किया है अपने डिसीजन को। पहले कहा था कि वो अटैक करेंगे, खर्ग आइलैंड के ऊपर में कुछ उनको अपना अनेक्स करने के लिए बताया गया और अब उन्होंने डील से वापस से किया है कि फिर से डिस्कशन को वो जाएंगे। तो हो सकता है कि थ्रेट करने के लिए ऐसा किया गया हो। हमारा कुछ यहाँ पे जो वेसल्स इंडिया के लिए आने वाले थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ, कुछ इंडियन पर्सनस हैं उनका डेथ हुआ है जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। और जो हाउस के अंदर में काम करने वाली जो वुमेन हैं, जो बेसिकली आप देखिए कि हाउस मेकर के रूप से जिनको हम जानते हैं, तो हाउस मेकर के साथ साथ नेशन बिल्डर भी हैं। नेशन का बिल्डिंग के अंदर में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है। 30,000 के आसपास उनको यहाँ पे जो कंपनसेट है वो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर में रिकॉग्नाइज किया है हाउस वर्कर जो वुमेन है उनके यहाँ पे नेशन बिल्डिंग के अंदर में उनके रोल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर।
आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।